हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पर्यावरण के चैप्टर 3 ठीक है, हमारी बदलती पृथ्वी की चर्चा करेंगे। देखिए, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ठीक है, हमारा स्थल मंडल जो है अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती हैं। ठीक है, जो पृथ्वी की प्लेटें हैं, स्थल मंडल की प्लेटें हैं, वो धीमी गति से चारों ओर घूमती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, ठीक है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या इंग्लिश में एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। ठीक है, अंतर्जनित जो बल हैं, पृथ्वी के अंदर जो बल कार्य करते हैं वह या तो आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं या तो धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक का मतलब अचानक होने वाली, ठीक है, आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। भूकंप एवं ज्वालामुखी से पृथ्वी की सतह पर अधिक हानि होती है। आगे देखिए, ये देखिए पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, पृथ्वी की गतियों में एक क्या है, अंतर्जनित बल है, एक बाह्य बल है। अंतर्जनित बल में एक आकस्मिक बल है, एक पटल विरूपण बल है। पटल विरूपण में क्या आता है, पर्वत निर्माणकारी बल। और आकस्मिक बल में भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। आकस्मिक बल में ये भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन अचानक आते हैं। ठीक है, आकस्मिक मतलब अचानक आते हैं। और ये बहिर्जनित बल में क्या होता है, अपर्दन और निक्षेपण। ठीक है, बहिर्जनित बल में अपर्दन और निक्षेपण होता है, जैसे नदी या बहता जल। ठीक है, बहिर्जनित बल में नदी या बहता जल, पवन का मतलब वायु, समुद्री तरंगें, हिमनद। ठीक है, ये सब क्या हैं, बहिर्जनित बल हैं। ठीक है, आगे देखिए, क्या आप जानते हैं एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठ जाती है। जब पानी गर्म होता है तो कागज की गोली ऊपर आती है, और जब पानी ठंडा होता है तो कागज की गोली नीचे बैठ जाती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। ठीक है, जैसे गोली गति करती है ऐसे पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा भी गति करता है। देखिए शब्दावली,
स्थल मंडलीय प्लेट क्या है? भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी होती हैं। ठीक है, भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान मतलब समान आकार की नहीं होती। ठीक है, प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर टिके हुए हैं। आगे देखिए, ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी भूपर्पटी पर मतलब पृथ्वी के ऊपरी सतह पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। देखिए कैसे निकलते हैं। आगे देखिए, ये देखिए ये क्या है? एक ज्वालामुखी है। ठीक है, ये देखिए ये क्या है? मैग्मा कोस्ट। ये क्या है? मैग्मा कोस्ट है। और ये देखिए ये पृथ्वी के अनेक प्लेटें हैं। ये प्लेटें सब अलग अलग हैं। ठीक है, ये क्या है? मेंटल है, ये पर्पटी है। और ये देखिए ये जो ऐसे ऐसे निकल रहा है लाल कलर का, ये क्या है? ये लावा है। और ये जो ये नली बनी हुई है, ये नली देखिए ये क्या है? निकास वेंट है। और यहाँ जहाँ से लावा निकलता है ऊपर की तरफ, ये क्या है? क्रेटर है। और क्रेटर से क्या? गैस एवं राख निकलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। ठीक है, इस कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ से कंपन आरंभ होता है, वो क्या है? उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, उद्गम केंद्र के भू सतह। ठीक है, जैसे उद्गम केंद्र तो ये भूमि पर पहुंचा, तो इसी भू सतह को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। ठीक है, अधिकेंद्र के निकट जो भाग है, ये सभी भाग यहाँ अधिक हानि होती है। एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती है। जैसे देखिए भूकंप तीव्रता यहाँ अधिक है, जैसे जैसे यहाँ से ऐसे ऐसे दूरी बनती जाएगी भूकंप की तीव्रता कम होती जाएगी। ठीक है, देखिए ये उद्गम केंद्र, ये देखिए उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है। ये देखिए ये क्या है? उद्गम केंद्र है। वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ये देखिए ये, ठीक है, ये भूकंप है। और ये देखिए ये क्या है? देखिए सबसे पहले यहीं आया। ठीक है, भूकंप। तो ये क्या है? अधिकेंद्र है। ठीक है, क्या है? अधिकेंद्र है। और ये ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे देखिए ये क्या है? प्लेट की सीमा है। और ये धीरे धीरे जब ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है तो ये भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। देखिए ऐसे ऐसे तो निकली हैं बाहर की ओर, ऐसे ऐसे देखिए। ठीक है, एक भूकंप की उत्पत्ति ऐसे होती है। ठीक, शब्द उत्पत्ति देखिए, एंडो का मतलब अंतः। ठीक है, एक्सो का मतलब बाह्य। ठीक है, एंडो का मतलब अंतः, एक्सो का मतलब बाह्य। ठीक है, दोनों मिले। ठीक है, तो क्या हुआ? जेनिक। ठीक है, ये एंडोजेनिक हुआ, ये एक्सोजेनिक हुआ। जेनिक का मतलब क्या हुआ? उत्पत्ति। ठीक है, तो ये क्या बना? एंडोजेनिक, ये एक्सोजेनिक। ठीक है, एंडो का मतलब अंतः, एक्सो का मतलब बाह्य। ठीक है, तो ये एंडो और जेनिक मिलकर क्या हो गए? एंडोजेनिक। एक्सो प्लस जेनिक मिलकर एक्सोजेनिक। ठीक है, तो एंडो मतलब अंतः, जेनिक का मतलब उत्पत्ति। तो ये क्या हुआ? अंदर की ओर उत्पत्ति, ये बाह्य की ओर उत्पत्ति। एक्सोजेनिक का मतलब बाह्य की ओर और ये अंदर की ओर। ठीक है, आगे देखिए,
एक बर्तन ले, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी हैं उसमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, इसी प्रकार भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन होने लगता है। क्या आप जानते हैं भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं? ठीक है, भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एक पी तरंगें अथवा अनुदैर्ध्य तरंगें। ठीक है, पी तरंगे को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, एस तरंगे को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। और एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। ठीक है, एल तरंगे को पृष्ठीय तरंगे, एस तरंगे को अनुप्रस्थ तरंगे और पी तरंगे को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। आगे देखिए, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। ठीक है, यदि ये कह रहा है यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी तो संभव नहीं है, लेकिन अगर हम पहले से तैयार रहें तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोगों कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। स्थानीय लोग जो होते हैं कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों का व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। ठीक है, स्थानीय लोग किसके किसके माध्यम से? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। ठीक है, इसके माध्यम से भूकंप के आने का पता लगाते हैं। आगे देखिए, भूकंप एक वस्तु स्थित अध्ययन। देखिए, भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप। ठीक है, कहाँ? भुज में। ठीक है, कहाँ आया? कब आया? 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप। देखिए, शहर में आग, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग। भुज में निराशाजनक राहत। ठीक है, भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। ठीक है, मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मांगी। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुए। ठीक है, इस भूकंप से स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। ठीक है, जब भुज में भूकंप आया था तो कितने छात्र और शिक्षक? 971 छात्र और 31 शिक्षक की मौत की आशंका मतलब जताई गई है। आगे देखिए, ये देखिए गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश, ये रहा। ठीक है, ये गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश। आगे देखिए, क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। किस पर? रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0, ठीक है, 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है।
और जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। अगला, जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली और, ठीक है, वह बहुत शक्तिशाली और, आगे देखिए, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। तो सर्वाधिक शक्तिशाली में कौन सा है? 7.0। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है? भूकंप लेखी। ये क्या है? भूकंप लेखी यंत्र है, ठीक है, जिससे भूकंप मापा जाता है। आगे देखिए, भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु स्थित अध्ययन पढ़ें। इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? आगे देखिए, भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान, रसोई घर के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहें। ठीक है, सुरक्षित स्थान क्या क्या है? रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, और इनसे दूर रहें। ठीक है, आग वाले स्थान से दूर रहें, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से। ठीक है, इससे क्या करें? दूरी बनाए रखें। पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। ठीक है, आपदा का सामना किससे करें? विश्वास के साथ। मुख्य स्थलाकृतियाँ। अक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। किसके टूटने से? शैलों के टूटने से। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। ठीक है, किसके किसके? जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। ठीक है, मतलब दृश्य भूमि का मतलब जो भूमि दिखाई देती है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। ठीक है, जब नदी किसी खड़े ढाल अथवा स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। आगे देखिए, ये देखिए जलप्रपात, ये क्या है? एक जलप्रपात है। ठीक है, ऐसे खड़ी घाटी में गिरती है। ये कठोर शैल, ये देखिए कठोर शैल, ये जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु जल। ठीक है, ये जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु जल। आगे देखिए, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। ठीक है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे, ठीक है, मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। जो विसर्प होते हैं वो लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। ये देखिए, ये क्या है? ये चाप झील है। ये देखिए, ऐसे अलग हो जाते हैं विसर्प से। ऐसे ऐसे मुड़ी रहती है तो ऐसे जैसे मुड़ी है तो यहाँ से अलग हो गई तो ये क्या हो गया? चाप झील। ठीक है,
कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों, निकटवर्ती क्षेत्रों में महान मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध, अभी दिखाते हैं तटबंध, ठीक है। तटबंध तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। क्या आप जानते हैं? देखिए, विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? एंजल जलप्रपात, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, ठीक है। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा की सीमा पर। और अफ्रीका में जार्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में है, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। और ये वेनेजुएला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। ये सबसे ऊंचा है एंजल जलप्रपात, बहुत पूछा जाता है ये सब। ये देखिए नियाग्रा जलप्रपात, ये क्या है? नियाग्रा जलप्रपात। आगे देखिए, ये देखिए बाढ़कृत मैदान है, ठीक है। नदी ऐसे 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 ये बह रही है, तो ये अलग हो गई विसर्प की तरह। जैसे यहाँ भी विसर्प था तो यहाँ से अलग हो गई, तो ये क्या हो गया? चाप झील हो गई। और ये जो विसर्प का मतलब सांप के आकार में नदी बहती है, तो इसे क्या कहते हैं? विसर्प। और जो इसके अगल बगल के क्षेत्र हैं ये सब क्या हैं? तटबंध हैं, ठीक है। और ये बाढ़ का मैदान है, ठीक है। बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक है। आप लोग चाप झील समझ गए होंगे। और विसर्प का मतलब सांप के आकार, ऐसे ऐसे तो सांप चलता है, ठीक है। आगे देखिए, आओ कुछ करके सीखें। विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढें जो डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। ढूंढिएगा आप लोग। देखिए, जिनको वितरिका कहा जाता है, यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है, ठीक है। सभी मुहानों के अवसादों संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। ये देखिए क्या है? ये मुख्य नदी है, ठीक है। इससे ऐसे 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 तमाम प्रकार के रास्ते नदी बना लेती है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। ये मुख्य नदी थी, मुख्य नदी से अनेक रास्ते नदी ने बना लिया, ठीक है। और बीच में खाली स्थान छूट गया, तो इसी को वितरिका कहते हैं। आगे देखिए, समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है।
और केवल दीवारें बचती हैं। दीवारें जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैक। अभी दिखाते हैं अच्छे से। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण कम करती हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये इससे अलग हो गए। ठीक है, ये इससे अलग हो गया तो इसे क्या कहेंगे? स्टैक। अब ये देखिए, नदी के मतलब नदी में जो तटीय मेहराब है, देखिए दीवार वैसे खड़ी है और बीच से मतलब नदी रास्ता बना लेती है। ये देखिए, नदी रास्ता बना लेती है, इसे क्या कहेंगे? तटीय मेहराब। और ये देखिए समुद्री गुफा। ये क्या है? समुद्री गुफा। समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। क्या हैं? समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। आगे देखिए हिमनद के कार्य। अब हम लोग हिमनद भी पढ़ लेते हैं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद और हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, हिमनद और हिमानी। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वह सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण? हिमनद हिमोड़ का निर्माण। देखिए ये क्या है? हिमनद। ये क्या है? हिमनद। ठीक है, आगे देखिए, ये क्या है? बर्फ की नदी। ठीक है, किसकी नदी? बर्फ की नदी। आगे देखिए पवन के कार्य। पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। ठीक है, रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। पवन, पवन का मतलब हवा। रेगिस्तान आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं। सब क्या है? छत्रक के आकार के शैल हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। ठीक है, हवा जो है ऊपरी भाग की अपेक्षा नीचे वाले भाग को आसानी से काटती है। इसलिए ऐसी शैल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। चित्र संख्या 3.10। जब बालू के कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती हैं। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोयस। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? लोयस। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? चीन में। ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये देखिए ये सब क्या है? बालू के टिब्बे हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा कर के देख लीजिएगा। धन्यवाद।